गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटे आज हम शुरू करेंगे क्लास +2 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हम करेंगे ओहमिक डिवाइसेस एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो वी नो दैट, आप लोग बेटा ये पढ़ चुके हो पहले। वी नो दैट R is equal to M into over n e square tau into L over A। ये हम कर चुके हैं बेटा। ये एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब हमने इन फैक्टर्स में टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है। तो देखते हैं बेटा, यहां से अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। यहां से ऊपर वाले फॉर्मूले में से हमने ये बना लिया कि जो R है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। ओके बेटा, अब हमने क्या किया, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? रिलैक्सेशन टाइम होता है जब एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है, तो उसके कोलिजन में जितना टाइम लगता है दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके बेटा, अब हमने क्या किया, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द रिलैक्सेशन टाइम decreases। देखो बेटा, जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फास्ट हो गई। इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी मूव करने लग गए, और जितना वो फास्ट मूव करेंगे उतना जल्दी एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। और अगर कोलाइड जल्दी करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, एंड एज अ रिजल्ट resistance of a conductor increases। अब आप लोग यहां से देखो कि अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से क्या होगा, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर is directly proportional to temperature of conductor। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो उसका अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से हमने ये देख लिया कि अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और अगर उसको डिक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अभी हम देखते हैं बेटा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस होता है, चेंज इन रेजिस्टेंस जितना चेंज हुआ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमने देखा, लेट
RT be the resistance of conductor at temperature T डिग्री सेल्सियस। हमने मान लिया कि जो RT है वो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का एट T डिग्री सेल्सियस एंड R0 और R0 be the resistance of conductor at 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने देखा जो चेंज इन रेजिस्टेंस है RT माइनस R0 वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल टेम्परेचर। ओरिजिनल टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्टार्टिंग के अंदर कितना रेजिस्टेंस था उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। दूसरा जो है यहां से हमने एक बना लिया। दूसरा फैक्टर जो है चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना हुआ है T माइनस 0, T डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। फाइनल जो टेम्परेचर था वो T डिग्री सेल्सियस था। इनिशियल जो टेम्परेचर था वो 0 डिग्री सेल्सियस था। तो चेंज कितना हो गया T माइनस 0। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे हम तो यहां से हमें मिलता है RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T माइनस 0 और यू कैन राइट एज T। आप इसको T भी लिख सकते हो। तो यहां से हमने देखा RT ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा डायरेक्टली। सॉरी, पहले हम इसको ऐसे रख लेते हैं R0 और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 इंटू T डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लग जाएगा। तो हमने ये कांस्टेंट लगा दिया। क्या कांस्टेंट लगा? दैट इज RT माइनस R0 इज इक्वल टू दैट इज अल्फा। अल्फा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां से हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास R0 इंटू T और T जो है वो टेम्परेचर है तो इसलिए हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं। ये इधर माइनस का है उधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा। RT इज इक्वल टू R0 प्लस अल्फा इंटू R0 इंटू T डिग्री सेल्सियस। अब RT जो है वो इसके इक्वल आ गया, बट यहां भी R0 है यहां भी R0 है। R0 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हमारे पास क्या आया RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू T डिग्री सेल्सियस। ये एक्सप्रेशन आ गई बेटा हमारे पास। अगर यहां से हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता है और टेम्परेचर चेंज अगर हमें पता है और कोएफिशिएंट ऑफ जो टेम्परेचर है इसका हमें पता है, तो हम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट T डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, इसके बेस पे एक बार न्यूमेरिकल आ जाता है। तो RT मींस रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज अ फॉर्मूला। इसके साथ हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे कि अल्फा की वैल्यू कितनी होती है। तो यू कैन कैलकुलेट अल्फा फ्रॉम हियर, यहां से कैलकुलेट कर सकते हो इस इक्वेशन से। जो हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने लिख दी, यहां से आप अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? यहां से आपने लिखा RT माइनस R0, आपने निकालना है बेटा अल्फा। सिर्फ अल्फा को यहां पे रख लो, ये जो दोनों चीजें हैं इनको उधर ले जाके डिवाइड कर दो।
तो यहां से हमारे पास आ गया आर नोट इंटू टी डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा एक कांस्टेंट है बेटा, अल्फा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर अल्फा इज अ कांस्टेंट alpha is constant called temperature coefficient, temperature coefficient। ओके बेटा, तो ये हमने अल्फा के बारे में लिख दिया। अभी हमने अल्फा को डिफाइन करना है कि अल्फा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करना बेटा अल्फा को, वहां से डेफिनेशन बनानी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस may be defined as ratio of change in resistance per unit original resistance per degree rise in temperature। देखो बेटा हमने अल्फा को डिफाइन किया है, अल्फा क्या है, रेशियो है चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो इन दोनों की जो रेशियो है वो अल्फा के इक्वल है। अगर हम यहां से यूनिट ऑफ अल्फा देखें तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या होगी बेटा, देखो बेटा ऊपर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, रेजिस्टेंस के इक्वल ही होगा, और नीचे भी एक रेजिस्टेंस पड़ा है और साथ में क्या पड़ा है, टेम्परेचर पड़ा है बेटा, टेम्परेचर। ओके, तो रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की यूनिट क्या बनेगी, अल्फा की यूनिट होती है पर केल्विन, और इसको हम अल्फा को आप अगर डिग्री सेल्सियस में लेना चाहो तो पर डिग्री सेल्सियस भी हो जाती है, और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जो ऐसा यूनिट होगी वो पर केल्विन होगी। ओके बेटा, तो ये पूरा टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ये हमने डिटेल में किया है सारा, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं बेटा और नॉन ओमिक कौन से होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओमिक डिवाइसेस कौन से होते हैं बेटा, ओमिक विच ओबे ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ, ये वो डिवाइसेस होते हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। और ओहम्स लॉ हमें होता क्या है, क्या बताता है ओहम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर हम ओहम्स लॉ का ग्राफ देखें, जो ओमिक डिवाइसेस हैं उनके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एक साइड V है और एक साइड I है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। जो ओमिक डिवाइसेस होते हैं वो लीनियर होते हैं, ये लीनियर जो ग्राफ है वो बनता है ओमिक डिवाइसेस के लिए, और ओमिक डिवाइसेस होते वो हैं जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं। एग्जांपल लें हम उनकी, तो जो इलेक्ट्रिक वायर है हमारी वो ओमिक डिवाइसेस है,
इलेक्ट्रिक वायर, रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स हम यूज करते हैं वो सारे क्या है, ओमिक डिवाइसेस हैं। तो बेटे ओमिक डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच ओबे ओह्म्स लॉ एंड द ग्राफ बिटवीन V and I फॉर द ओमिक डिवाइस इज लीनियर ग्राफ। एंड एग्जांपल्स की बात करें हम तो इलेक्ट्रिक वायर हो गया, रजिस्टर्स हो गए, और भी डिवाइस हैं जो ओह्म्स लॉ को ओबे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं बेटा which do not obey Ohm's law, which do not obey Ohm's law, जो Ohm's law को obey नहीं करते उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। यानी कि जो इस लॉ को ओबे नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, सारे नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं। जो इसको फॉलो करते हैं वो तो ओमिक होते हैं, और जो इसको फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं। और इनके लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर ग्राफ होगा। देयर इज अ नॉट लीनियर वेरिएशन बिटवीन V and I, दिस इज अ नॉन लीनियर वेरिएशन बिटवीन V and I। ये I है और ये V है। इस तरह का ग्राफ बन गया, इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे क्या है, नॉन लीनियर ग्राफ बन रहे हैं। तो ये होते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। और अगर हम नॉन ओमिक डिवाइसेस की एग्जांपल की बात करें तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस। जैसे हमारे पास सेमीकंडक्टर डायोड्स हो गई, सेमीकंडक्टर डायोड्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स होगी, वैक्यूम ट्यूब्स, दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्योंकि इनके अंदर जब करंट फ्लो करता है तो वो करंट जो होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल नहीं होता, या मैं कह सकता हूं कि जितनी पोटेंशियल हम दे रहे हैं करंट उसके अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करता। तो दीज आर नॉन ओमिक डिवाइसेस एंड दीज आर ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस में ग्राफ जो बनेगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो नॉन ओमिक डिवाइसेस है उसके अंदर ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। और दूसरा जो हमने टॉपिक किया था इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, सॉरी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आई होप दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।